गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम नियम के बारे में पढ़ा था कि कूलॉम बल क्या होता है, और उसके बाद उसका सदिश निरूपण देखा था, और सदिश निरूपण के बाद में हमने कूलॉम के बल का बहुत सारे आवेशों की स्थिति में क्या मान रहता है किसी एक आवेश पर, उसका मान अपन ने ज्ञात किया था। उसको हमने नाम दिया था बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल कितना लगता है कूलॉम बल, वो हमने देखा था। और लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा आवेश अपने पास हैं और वो किसी एक तीसरे आवेश पर या किसी दूसरे परीक्षण आवेश पर बल लगा रहे हैं तो उसका मान कैसे निकालेंगे बल, वो हमने देखा था। ठीक है, ये सामान्य सी स्थिति थी। उसके बाद में हमने ये भी बात करी थी कि जो कूलॉम नियम है वो किन किन तथ्यों का पालन करता है, यानी उसके बारे में क्या क्या छोटी छोटी बातें थी। व्युत्क्रम वर्ग नियम का है, संरक्षी है, केंद्रीय बल है, स्थिर आवेशों के बीच लगता है, दूरियां कहाँ से कहाँ तक होती हैं, उसके लिए परास कहाँ से कहाँ तक होती है, ये बात अपन ने कर ली थी, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक छोटी सी बात अपन नोट करेंगे, नोट के रूप में, जो ध्यान रखनी है आपको एग्जाम्पल के लिए। पहला बात है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम जब क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब हमारे काम आती हैं। छोटी सी बात पहली क्या है कि यदि आवेशों के निकाय में कोई आवेश संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, तो इसका मतलब क्या है, संतुलन की स्थिति में है तो उस आवेश पर परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा। ये पहली बात है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है भी सिंपल ही, लेकिन ये काम बहुत आता है। और इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि अपन जब भी इस प्रकार की किसी व्यवस्था को देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात क्लिक कर जाएगी, समझ गए। और हमें करना क्या होगा उस स्थिति में, जैसे अपने पास बहुत सारे आवेश पड़े हैं, हम कोई और आवेश ले जाके रख देते हैं वहाँ पर, और हम ये कहते हैं कि आवेश हम इस प्रकार से रख रहे हैं कि संतुलन में रहेगा। संतुलन में रहने का मतलब है कि हम यहाँ ले जाके रख देंगे तो वहीं पड़ा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, उसका मतलब संतुलन में है। तो इसका मतलब आवेशों का कोई निकाय नहीं, बहुत सारे आवेश कहीं पड़े हैं और उनके आसपास से अपन कोई और आवेश ले जाके रखें और वो संतुलन की स्थिति में रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर परिणामी बल क्या है, शून्य है। किधर भी किसी प्रकार का कोई परिणामी बल नहीं लग रहा, इसलिए वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, इसलिए उसको संतुलन की अवस्था कहा जाएगा। एक दूसरा स्टेटमेंट है इसके सिमिलर ही है, फर्क थोड़ा सा दोनों में क्या है। यदि आवेशों का कोई निकाय संतुलन में है तो उस निकाय का प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक आवेश, उस आवेशों है तो उस निकाय के प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य होगा। समझ रहे हो, ये फर्क है। स्टेटमेंट सिमिलर सा ही है, लगे भी एक जैसा सा ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, उसमें आवेशों के निकाय में से कोई एक आवेश संतुलन में है तो इसका मतलब ये होगी उस पर्टिकुलर आवेश पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि आवेशों का निकाय, पूरा निकाय संतुलन में है, जितने आवेशों से मिलकर बना पूरा ही आवेशों का निकाय संतुलन में। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक आवेश संतुलन की अवस्था में है। इसका मतलब हर एक आवेश पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अपनी समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
वो कह रहा है कि दो आवेश आपके पास हैं, एक तो है 9e के बराबर आवेश, है ना, Q1 आवेश है, उसका मान 9e है, और एक दूसरा आवेश है वो यहाँ पड़ा है, वो 4e के बराबर है, ये Q2 आवेश है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, r है। कोई दो आवेश हैं और उनका परिमाण 9e और 4e है। इसका मतलब दोनों सेम प्रकृति के से ही है, प्रकृति नहीं दिखाई ना दूसरी कोई, इसका मतलब प्लस प्लस के ये दोनों। कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, है ना। यदि एक अन्य आवेश स्मॉल q है, सपोज अपने पास एक अन्य आवेश कितना है, स्मॉल q है, उसका मान है e के बराबर। कितना उसका मान, e के बराबर है। इस आवेश को मैं कहाँ रखूं कि निकाय में वो आवेश संतुलित अवस्था में रहे, यानी एक अन्य आवेश q बराबर e को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दिया है दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों आवेश दिए गए आपको। अब बात यह है कि दोनों आवेश, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, रखने वाला आवेश भी प्लस का ही है, समझ गए। इसलिए अपने पास स्थिति क्या बनती है, देखो ये Q आवेश है और इस आवेश को कहाँ रखा जाए, यानी दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं भी देखें अपन, इस आवेश को मैं अगर यहाँ रख दूँ सपोज, तो ये प्लस आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर जाएगा, इसके कारण तो बल इधर लगेगा। वो प्लस आवेश है वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा तो बल इधर ही लगेगा, इसलिए परिणामी बल उस आवेश पर इधर लग जाएगा और वो इधर गति कर जाएगा, इसका मतलब संतुलित नहीं रहेगा। ये स्थिति यहाँ रहेगी। अगर यहाँ भी मैं आवेश को रख देता हूँ तो ये +4e आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और 9e भी इसको इधर ही करेगा, इसलिए परिणामी बल इधर ही लग जाएगा और वो उधर ही गति करेगा, इसका मतलब वो संतुलित नहीं रहेगा। अब दोनों स्थितियों में तो नहीं है कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर अपन रख सकें, हाँ इनके बीच में कहीं रख दें, यहाँ, है ना। सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ Q बराबर E, और ये यहाँ से कितनी दूरी है, सपोज ये अक्ष दूरी है और ये बची हुई कितनी है, r माइनस अक्ष हो जाएगी, समझ गए। यहाँ क्या होगा, ये 9e है वो इस e को प्रतिकर्षित करेगा उधर, ये इधर प्रतिकर्षित करेगा, a बिंदु पर रखा हुआ, ये b बिंदु है, तो ये बल तो लगेगा Fa के कारण, और ये b पर जो आवेश रखा है उसके कारण इधर बल लगेगा, वो इधर लगेगा Fb सपोज। देखो जरा ये दोनों बल क्या लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं। इसका मतलब इन बिटवीन कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर इस आवेश को रखने से उस पर परिणामी बल क्या होगा, 0, यानी इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल दोनों क्या होंगे, परिमाण में समान और विपरीत होंगे। मान लिया वो पॉइंट O है, मान लिया वो पॉइंट कितना है, O है, और इस पहले वाले A सिरे से अक्ष दूरी पर है, तो B सिरे से कितना हो जाएगा, r माइनस अक्ष दूरी पर, एक ही बात है, ठीक है। क्या स्थिति रहेगी देखो, है ना, ये डिस्टेंस टोटल r थी, ये अक्ष आ गई, r माइनस अक्ष आ गई, तो अपने पास क्या होना चाहिए, माना बिंदु O पर Q बराबर E आवेश संतुलन की स्थिति में होगा। समझ गए, यानी इस कंडीशन में FO पर परिणामी कितना हो जाएगा, 0, F परिणामी, अर्थात F परिणामी 0, यानी कि FA जो लगेगा फोर्स वो बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा FB के, ऐसा होना चाहिए ना भाई। इसमें दो बल लग रहे हैं, F परिणामी कौन कौन सा लग रहा है, एक तो FA लग रहा है, दूसरा कौन सा लग रहा है, FB लग रहा है, दोनों क्या है, 0। इसका मतलब FA बराबर FB माइनस का, यानी इससे क्या आ गया अपने पास, परिमाण बराबर होगा, FA बराबर क्या होना चाहिए, FB, ये आ जाना चाहिए।
समझ गए? तो दोनों का परिमाण बराबर कर दो। पहले पर एफ ए कितना, के Q1 आवेश पहला, ये Q1 इसका मान 9e गुणा Q2 ये आवेश E बटा R की जगह अक्स स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी बराबर K गुणा ये 4e गुणा E अपॉन R माइनस अक्स का होल स्क्वायर। क्या कट गया, K कट गया, E कट गया, K E कट गया। 9 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इससे, तो कितना हो जाएगा 9 R माइनस अक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 अक्स स्क्वायर। या वर्गमूल लोगे दोनों का तो क्या जाएगा 3 R माइनस अक्स बराबर 2 अक्स, तो कितना हुआ 3R माइनस 3 अक्स बराबर 2 अक्स। ये कितना हो गया 5 अक्स बराबर 3R, यानी कि अक्स बराबर कितना 3/5R। यानी पहले आवेश से 9e वाले आवेश से वो कितनी दूरी पर होगा 3/5R दूरी पर होगा। समझ गए बात आप? यहाँ से ये भी पता चल रहा है, देखो इसको 5 हिस्सों में बांटे तो तीसरे हिस्से की पॉइंट पे आएगा। ये इस दूरी को अगर कितने हिस्सों में बांटे 5 हिस्सों में बांटे तो तीसरे हिस्से पे आएगा। इसका मतलब 9 बड़े वाले आवेश से ज़्यादा दूरी पर होगा, कम वाले आवेश के पास होगा, क्योंकि इसका परिमाण कम है तो दूरी भी क्या होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। और इसका परिमाण ज़्यादा है तो दूरी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि परिमाण ऊपर आता है ज़्यादा है तो दूरी भी ज़्यादा होगी, तो थोड़ा संतुलित रहेगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसलिए ये स्थिति होगी। तो किसी एक आवेश पर संतुलन का आह्वान अपन ने लगा दिया, पहला पॉइंट कि वो अगर आवेश संतुलन की स्थिति में, इसका उस पर परिणामी बल 0, उससे अपने पास ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है। दूसरी बात, इससे पूछे आपसे तो R में से घटा दो, R में से घटा दो 2/5R आ जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या कहा जा रहा है कि आपके पास कोई दो आवेश हैं समान परिमाण, Q परिमाण के दो आवेश हैं, कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित है। समझ गए? दोनों का परिमाण कितना है, Q ही है, समान प्रकृति के हैं, इसका मतलब है ना। अब कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर सपोज कोई Q आवेश रखा जा रहा है, रखने पर निकाय क्या रहता है, संतुलन की स्थिति में। तो इस Q का मान ज्ञात करो। समझ गए बात आप? कोई दो आवेश हैं स्मॉल कैपिटल Q, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच वाले बिंदु पर कोई और आवेश, तीसरा आवेश स्मॉल q रखा गया है, और वो रखते ही क्या हो जाता है, निकाय संतुलन में आ जाता है। पहले तो वो आवेश संतुलन में था, अब दूसरा एग्जाम्पल किसका है, निकाय संतुलन में है। तो उस आवेश का मान ज्ञात करो और उसकी प्रकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, परिमाण व प्रकृति। कैसा आवेश होगा। ठीक है, क्या होगा, दो आवेश अपन ने ले लिए। पहला आवेश इस A बिंदु पर रखा है, कितना Q आवेश है। इससे R दूरी पर दूसरा बिंदु है, उस पर भी आवेश रखा है Q। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R। इसका मध्य बिंदु है O।
ठीक है। यहाँ पर अन्य आवेश स्मॉल क्यू रखा गया है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r/2 और ये भी r/2, समझ गए, क्योंकि बीच वाले बिंदु पर रखा है। अब कह रहे हैं कि ये निकाय संतुलन में होना चाहिए। तो देखो ये बिंदु भी क्या रहना चाहिए, इसका मतलब प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। निकाय संतुलन के लिए प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो इसको रखा है, ये तो खुद संतुलन में ही पड़ा रहेगा, इसका मतलब ये भी संतुलन में, ये भी संतुलन में, ये भी। इसको रखा हमने कहा कि संतुलन निकाय हो जाता है, इसका मतलब इसका तो संतुलन हुआ हुआ ही है। हम बाकी आवेशों को देख लें तो जल्दी रिजल्ट मिल जाता है अपन को। सपोज इसी आवेश को देखो, बिंदु ए पर स्थित है ना, इसको बीच में रख दिया मैंने। इस पर इस आवेश के कारण भी बल लगेगा और इस आवेश के कारण भी बल लगेगा, समझ गए। तो ए पर स्थित आवेश पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। अपन कोई सा भी एक ले लें, इसको ले लिया अपन ने। इस पर बल ये क्यू कितना लगाएगा वो देखो पहले तो, K गुणा कैपिटल Q, ये आवेश गुणा दूसरा आवेश स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग r/2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, प्लस ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो K Q गुणा Q अपॉन r² बराबर क्या होना चाहिए, 0। इसको इधर ले जाओ एक राशि को, तो K Q स्मॉल q अपॉन r² गुणा 4 बटा 2 तो ऊपर आ गया, माइनस K Q इंटू Q अपॉन r²। देखो r² से r² कैंसिल, Q K से K Q कैंसिल, कितना आ गया Q का मान -q/4। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच वाले बिंदु पर हमें एक आवेश रखना पड़ेगा और उस आवेश का परिमाण कितना होगा, q/4। जो किनारों पर आवेश रखे हुए हैं उनके किसी भी एक के परिमाण का 1/4। और प्रकृति कैसी रहनी चाहिए, ऋणात्मक। प्रकृति कैसी रहनी चाहिए, देखो प्रकृति चेक करो इसकी, ऋणात्मक, ये प्रकृति रहनी चाहिए। अगर q धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होना चाहिए, अगर ये ऋणात्मक है तो ये क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ये इस पर भी रख के आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे इस पर ज्ञात करो तो क्या होगा, इस पे बल लगेगा, वही सेम कंडीशन लगेगी। इस पर K Q Q अपॉन r/2 का स्क्वायर ये, और ये K Q Q अपॉन r², ये सेम पोजीशन रहेगी, तो आप ज्ञात कर सकते हो। ये दोनों जो अपने पास पॉइंट्स थे, उन दोनों पॉइंट्स के सिंपल एग्जांपल हैं, होप सो इनसे समझ में आ जाए दोनों पॉइंट। ये ध्यान रखना आपको जहाँ भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन वहाँ, ठीक है। ये स्थिति थी। अब देखो अपन एक मैथमेटिकल टूल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जब भी अपने अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करेंगे, विद्युत बल निकालते समय या परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आगे पढ़ेंगे उसको निकालते समय ज्ञात करेंगे, या जहाँ कहीं भी दो सदिश आएंगे उनका परिणामी अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। सदिश रूप में जो भी भौतिक राशि आएंगी उनका परिणामी जहाँ कहीं भी ज्ञात करना पड़ेगा, वहाँ वो फॉर्मूला काम आएगा। उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। तो 2 नोट में 2 तो होएंगे, तो तीसरा नोट, ये भी मैथमेटिकल टूल है, ये अपन को याद रखना है। क्या है तीसरा नोट, किन्हीं दो सदिशों का परिणामी सदिश, ये ज्ञात करना होता है अपन को, है ना। क्योंकि आपसे कहते किसी पॉइंट पर 2 बल लग रहे हैं या 2 से ज़्यादा बल लग रहे हैं, तो परिणामी बल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपन इसको पहले ही अपन एक डेरिवेशन टाइप है या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो अपन पहले पढ़ लेते हैं, वो हर जगह काम आएगा पूरी फिजिक्स में ही, ठीक है।
माना दो सदिश अपने पास हैं और उसका अपन एग्जाम्पल लेंगे समान सदिश योग का। सदिशों का योग तो सदिश योग के नियमों से त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज से ही करते हैं ना, तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये अपन को पढ़ना है ना। सदिशों का परिणामी ज्ञात करने के लिए, परिणामी सदिश यानी उनके योग को ज्ञात करने के लिए अपन समांतर चतुर्भुज नियम काम में लेते हैं। इसमें अपन करते क्या है, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज अपने पास रहता है, ये स्थिति रहती है समांतर चतुर्भुज की, ए बी सी डी, ठीक है। सपोज इसकी दो भुजाएं, आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, तो ये भुजा सपोज इस पॉइंट से कंसीडर करें तो एक तो ये भुजा हो गई इसकी, है ना, एक दूसरी भुजा ये आसन्न भुजाएं कहलाएंगी, ये हो रही है। ये दोनों जो आसन्न भुजाएं हैं इनका परिणामी सदिश इसी बिंदु से, जो आसन्न बिंदु है ना, उसी से जाने वाले विकर्ण से दिया जाएगा। समझ गए बात आप? यानी सपोज ये सदिश P है और ये सदिश Q है, समझ गए, दो सदिश हैं, तो इनका जो परिणामी सदिश है R, वो किससे दिया जाएगा, सदिश P प्लस Q के बराबर होगा। ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है, सपोज थीटा, दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है, थीटा। तो ये जो परिणामी सदिश होगा ना, ये वाला, ये परिणामी सदिश यहां, ये सपोज अल्फा कोण बनाता है इस Q सदिश से। किससे बनाता है, Q सदिश से अल्फा कोण बनाता है, ठीक है। अब अपन को इसको सॉल्व करना है कि R का परिमाण कितना होगा और ये इस Q से कोणीय स्थिति कितनी होगी R की, ये ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए अपन एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। देखो, इसी भुजा को आगे बढ़ा देते हैं, है ना, इस भुजा को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ये लो जनाब, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक चीज तो ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, ये समानांतर है, तो ये सदिश भी क्या होगा, P के बराबर ही होगा, ठीक है। ये P है तो ये समानांतर सदिश है, बराबर दिखा सकते हैं। ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा। यहां से लंब डाल दो, ये लंब डाल दिया, ये मैंने F बिंदु कह दिया, या और भी कोई बिंदु, सपोज A B C D E F G बिंदु कह दिया मैंने, ठीक है। ये भुजा, ये कितना होगा परिमाण, P का इधर घटक लेंगे तो P cos थीटा, है ना, तो ये BG की जो दूरी होगी कितनी होगी, P cos थीटा। और ये जो सामने वाली दूरी है CG, ये कितनी होगी, ये P sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला लगा दो इसमें, ठीक है। ये स्थिति रहेगी। अब देखो, अब हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज AGC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। AGC ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, इसलिए इसका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, परिमाण लिखना अपन को, कर्ण कितना है, R स्क्वायर बराबर आधार, देखो कितना हो जाएगा, A से B तक परिमाण तो Q रहेगा और इतना और जुड़ेगा इसमें BG, तो कितना हो जाएगा, Q प्लस P cos थीटा का होल स्क्वायर, ये तो आधार हो गया। और ये क्या हो जाएगा, लंब प्लस P sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या बच गया, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसमें देखो ये वाला और ये वाला P स्क्वायर कॉमन आता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से R कितना बच जाएगा, R का मान, R बराबर अंडर रूट आ जाएगा ना बचे हुए भाग पर, R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा पावर हाफ। ये परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा।
समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ये परिणामी सदिश होगा, उसका परिमाण है r का परिमाण। अब r की दिशा भी चाहिए, दिशा के लिए त्रिभुज AGC में दिशा के लिए अपन को अल्फा वाला मान चाहिए, तो tan अल्फा ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? tan अल्फा। अल्फा चाहिएगा तो tan इनवर्स में उधर चले जाएंगे, tan के मान पता है अपन को, इनवर्स के याद कर लेंगे। tan अल्फा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना? p sin थीटा अपॉन आधार q प्लस p cos थीटा, ये हो गया अल्फा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अल्फा बराबर कितना? tan इनवर्स p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा, ये लो जाना। ये समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया? परिणामी सदिश हो गया। सदिशों का ये जो नियम है इस प्रकार का, ये दो चीजें अपन को याद रखनी है, आर और अल्फा। क्योंकि हम जब भी दो बलों या दो से ज्यादा बलों की बात करेंगे तो किन्हीं दो बलों का परिणामी निकालेंगे तो हमें इस परिणामी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। दोनों बलों का यहाँ परिणाम F1 F2 रख देंगे और ये परिणामी बल दे देगा F। ऐसे दिशा निकालेंगे तो किसी एक से दिशा, ये जो अल्फा वो क्यू के साथ बना, ये जरूर ध्यान रखना। अल्फा किसके साथ बना है? क्यू के साथ बना। यहां दूसरा आएगा p sin थीटा और q बट्टा में आएगा q प्लस p cos थीटा। इसलिए आपको जो घटक लेने हैं ना, जिसके साथ अल्फा है, जिसके साथ अल्फा कोण बन रहा है क्यू के साथ, वो क्यू एज इट इज ऐसा कैसा आएगा बट्टा में अकेला। और जिसके साथ नहीं बन रहा है कोण, यानी 90 जो थीटा माइनस अल्फा है, ये ऊपर वाला है, इसके अलावा जो दूसरा बचा है उसका एक घटक p sin थीटा और p cos थीटा आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके केस देखते हैं 2-3, फिर समझ में आ जाएगा आपको। केस देखने का मतलब क्या है? सपोज मैं ये कहूँ कि ये जो थीटा है मेरे पास, ये थीटा कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है सपोज। और P बराबर क्या है? Q है। परिमाण में दोनों क्या है? बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने मान लिया, माना P और Q क्या है? केस फर्स्ट ले लिया मैंने। P और Q बराबर है और थीटा कितना है? 60 डिग्री, यानी दोनों कोणों के बीच, दोनों सदिशों के बीच कोण 60 डिग्री का है। इस स्थिति में देखो क्या होगा, परिणामी क्या होगा? R बराबर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, Q की जगह भी मैं क्या रख दूं? P रख दूं, प्लस 2p तो है ही, और Q को भी क्या लिख दूं? P, तो ये भी p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री और पावर हाफ। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। सही है, याद करो, cos 60 का है ना। तो r कितना हो गया? क्योंकि p स्क्वायर 2p स्क्वायर, ये 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2p स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया? 1 प्लस ये cos 60 1/2 और इसका पावर हाफ। यहाँ से इसका मतलब r कितना हो गया? ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3p स्क्वायर √3p। समझ गए? ये स्थिति अपने पास आ गई। यहां से अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर tan इनवर्स p sin थीटा। sin थीटा का मान कितना? sin 60 का, sin 60 का √3/2, तो √3/2p बट्टा ये कितना? q का मान भी p के बराबर, प्लस p cos थीटा यानी p/2। तो ये 3/2 नीचे हो गया, तो कितना हो गया? tan इनवर्स √3p अपॉन 3/2p, p से p कैंसिल, √3 से ये √3 बच गया, और कुछ बचा क्या? ये /2 से इसके /2, इससे 2 कट गया, तो क्या बच गया? अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/√3। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब ये अल्फा कितना रहेगा, यानी इस Q से किस दूरी पे, किस कोण पे रहेगा? 30 डिग्री पे। तो परिणामी जो होगा उसका परिमाण तो होगा किसी भी एक सदिश के परिमाण का √3 गुना, और जो कोण होगा वो कितना होगा? इस PQ सदिश से, या Q आपके पास जो दिया गया सदिश है उससे 30 डिग्री पे रहेगा। हालांकि दोनों के बीच में आ रहा है 60 है, तो इधर भी 30 ही रहेगा, मिड में रहेगा। ठीक है,
ऐसे आप घर से क्या करोगे, घर से आपके लिए दिया है सेकंड केस आपको लेना है थीटा कितना 90 डिग्री, थर्ड केस आपको लेना है थीटा कितना 120 डिग्री, और फोर्थ केस आपको लेना है थीटा कितना 180 डिग्री। ये 3 केस आप घर से करोगे इसी तरह फॉर्मूले में मान के, ठीक है। बाकी आगे का वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।